हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे, जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करें, उसमें मुनाफा कैसे कमाएं, इस सब की जानकारी पे एक पूरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। मेरे काफ़ी दोस्तों को स्टॉक मार्केट में काम करने का मन है, पर उनके पास काफ़ी लोगों के पास जानकारियाँ नहीं है, वो मुझसे बात करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सीरीज शुरू की जाए, जहाँ पे उन लोगों को पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का सारे ज्ञान एक ही सीरीज में एक ही जगह पे मिल जाए, ताकि उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। तो जब भी हमारे जहन में ख्याल आता है स्टॉक मार्केट का, तो हम हमारे जहन में सबसे पहला शब्द उठता है शेयर बाजार या सट्टा बाजार। सट्टा बाजार इसलिए क्योंकि बहुत से लोग इसे जुए का घर भी कहते हैं और सट्टेबाजी समझते हैं, पर असल में स्टॉक मार्केट ये नहीं है। स्टॉक मार्केट भी कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है, और सच कहा जाए तो ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम जिन बाज़ारों से सामान खरीदते हैं, उससे अलग भी नहीं है। किसी बाज़ार में कोई व्यापारी होता है, वो क्या करता है, वो कम दाम पे माल खरीदता है और ज़्यादा दाम पर बेचता है। ये हर जगह पे लागू होता है, चाहे वो कपड़े का बिज़नेस हो, चाहे वो खाने-पीने का बिज़नेस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बिज़नेस हो, किसी भी तरीके का बिज़नेस। तो सेम चीज़ यहाँ स्टॉक मार्केट में भी होता है। यहाँ पे हम भी कम दाम पे स्टॉक को खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं। स्टॉक मतलब किसी कंपनी का शेयर। यहाँ पे हम किसी कंपनी के बनाई हुई सामान को नहीं खरीदते और बेचते हैं, जबकि उस कंपनी के डायरेक्ट शेयर को ही खरीदते और बेचते हैं। शेयर क्या हैं, क्या कैसे हैं, ये सब चीज़ें हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल उस पर ध्यान नहीं दें। लेकिन ये स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी हिस्ट्री अपने आप में जो है आश्चर्यजनक है, या यूँ कहें कि मज़ेदार है। क्या होता है, पहले के समय में जब हमें कोई भी भाव करना रहता था, बड़े-बड़े जब व्यापारी भी बैठते थे, तो वो कैसे भाव लगाते थे? वो ऑक्शंस करते थे, जहाँ पे बोली चिल्ला के लगाई जाती थी। आज भी वही काम होता है, पर हम चिल्लाते नहीं हैं, हम डिजिटल हो चुके हैं। हमें जो भाव उचित लगता है, वो भाव हम अपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से, किसी टर्मिनल के माध्यम से वो भाव लिखते हैं और इंटरनेट के थ्रू भेज देते हैं। और भेजते कहाँ हैं? एक्सचेंज में। इंडिया का सबसे पुराना एक्सचेंज बीएसई, जिसे हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और नया जो है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और यहीं पे ये भाव जब जाती है, तो हमें जो भी बायर या सेलर मिलते हैं, हम उस हिसाब से हमें हमारा स्टॉक या ट्रेड खरीदा या बेचा जाता है। पहले यही काम जो है आपको एक पार्टिकुलर जगह पे जाके करना पड़ता था, जिसे अमेरिकन लैंग्वेज में पिट कहते हैं, और वहाँ पे लोग चिल्ला चिल्ला के एक भाव लगाते थे, और जो भी इस भाव को जीतता था, जिसका भाव सबसे तेज होता था, उसे जो है वो वस्तुएं दे दी जाती थी। तो तो पहले ये ट्रांजैक्शन, ये चीज़ें जो भी हम ट्रेड करते थे, ये कैसे की जाती थी? ये डायरेक्टली मिल के की जाती थी, जहाँ पे हम एक दूसरे से, एक बायर एक सेलर से मिलता था, और एक पार्टिकुलर प्राइस फिक्स की जाती थी, और वो पार्टिकुलर प्राइस पे हम ट्रेड करते थे, खरीद और बिक्री करते थे। तो इस चीज़ के अपने फ़ायदे थे, अपने नुकसान थे। फ़ायदा ये था कि आपके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता था, तो फिर कोई कमीशन नहीं लगता था, और आप एक दूसरे से डायरेक्ट ट्रेड कर लेते थे, और आप एक पार्टिकुलर फिक्स प्राइस पे ही सारा ट्रांजेक्शन कर लेते थे। पर इसके अपने अपने डिसएडवांटेज भी हैं इस तरीके के ट्रेड के। डिसएडवांटेज ये था कि पहले बात तो आप जब टीसी करने जाते थे, या ओवर द काउंटर ट्रेड जिसे बोला जाता है, तो यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी बहुत कम होती थी ट्रांजैक्शन की। मतलब कि आपने सपोज़ कीजिए कि किसी से मिले और आपने कोई बिज़नेस, कोई ट्रांजैक्शन, कोई डील की उससे, तो वो डील करने के बाद सपोज़ कीजिए वो आपका पैसा लेके भाग जाता है, तो और सामान डिलीवर नहीं किया, तो आपके पैसे भी चले गए, सामान भी नहीं मिला। ये आपके साइड से रिस्क होता था, या दूसरी तरीके से कहें कि आपने पैसा दिया पर आपको जो सामान मिला वो सामान खराब था, तो आप क्या करते? इस तरीके के रिस्क के साथ काफ़ी दिक्कतें थी। तो बहुत लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि चलो, आप बोल रहे हो कि जो है हमें सामान खराब मिलेगा, पर स्टॉक खराब होने वाला सामान थोड़ी ना है। पर मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो है स्टॉक ही ट्रेड नहीं होते, और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं, जिनकी कैश सेटलमेंट और फिजिकल सेटलमेंट होती हैं। ये चीज़ें मैं आगे के सीरीज में बताऊंगा कि ये कैसे होती हैं। पर फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट आया एक्सचेंज का। एक्सचेंज क्या होता है? जो मैंने नाम बताया, जैसे कि इंडिया में बीएससी एनएससी काम करते हैं, अमेरिका में आपको नेस्डैक काम, ये एनवाईएससी काम करता है, नेस्डैक उसका इंडेक्स है, सॉरी। तो यहाँ पे एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज आपको सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि आप रिस्क फ्री रहें। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि सपोज कीजिए दो बंदे डील करना चाह रहे हैं, सेम चीज़ को कोई खरीदना चाह रहा है या बेचना चाह रहा है,
हम तब तक ले लेते हैं कि चलिए कार्डमम को लेते हैं, इलायची, जो कि इंडिया में एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो कि ट्रेड किया जाता है। तो अब ये कार्डमम आप सपोज कीजिए 1 kg कार्डमम आप 10,000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से खरीदना चाह रहे हैं। तो आप क्या होगा कि आप 10,000 रुपीज़ दे दिए और आपको 1 kg कार्डमम मिलना है। तो आप 10,000 रुपीज़ आप जो देते हैं वो एक्सचेंज में चला जाता है, और एक्सचेंज आपको वादा करता है कि वो आपको 1 kg कार्डमम दे देगा। पर एक्सचेंज के पता तो कोई भी 1 kg कार्डमम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो कार्डमम थोड़ी ना बेचते हैं। पर उनके पास कोई सेलर आया, वो सेलर क्या करना चाह रहा है, वो 1 kg कार्डमम बेचना चाह रहा है 10,000 पर केजी पे। तो अब क्या होता है कि यही एक्सचेंज आपका दिया हुआ वो 10,000 इसे दे देता है और इससे 1 kg कार्डमम लेके आपको दे देगा। तो इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ये सुनिश्चित करता है कि चलिए आपको कार्डमम मिल जाएगा और इससे पैसे मिल जाएंगे, और दोनों का रिस्क भी नहीं रहेगा, और इसके बीच में वो अपना एक कमीशन चार्ज करता है। और गवर्नमेंट के लगाए अलग अलग स्टाम्प ड्यूटीज़ होते हैं जो कि डायरेक्ट ट्रांजेक्शन में नहीं लगता। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या हुआ कि आपको एक प्राइस पे जो सामान मिला है, आपको वो सामान मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की सिक्योरिटी है, पर इसके बदले आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। और इसके साथ एक नुकसान और भी है, एसोसिएट होता है, वो ये कि आप जब स्टॉक मार्केट देखेंगे तो वहाँ पे प्राइस हर वक्त फ्लक्चुएट करते रहता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारी चीज़ एक पार्टिकुलर प्राइस पे मिले, पर एक एवरेज प्राइस पे मिलते हैं। तो ये इस बात की सबसे बड़ी डिमेरिट है। आप कोई भी चीज़ ये नहीं कर सकते मैं इसी प्राइस पे खरीद पाऊँगा सारे के सारे क्वांटिटीज़। हाँ, उसके अपने जो है तरीके हैं खरीदने के, पर पॉसिबल बहुत कम चांसेस में हो पाता है। अब मैं आपको लगातार बोल रहा था कि आप यहाँ पे कुछ भी अलग भी ट्रेड करते हैं, वही चलिए मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में आप क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आप काफ़ी चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं। पहला मार्केट स्टॉक मार्केट का पार्ट होता है जो कि कहलाता है इक्विटी मार्केट या कैश मार्केट। कैश मार्केट मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। और ये दूसरा मार्केट जो होता है वो डेरिवेटिव मार्केट होता है। डेरिवेटिव मार्केट करने का मतलब कि ये स्टॉक मार्केट से ही डिराइव किया हुआ है, और इसमें दो पार्ट होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के। और यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली आप कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने का अब कह रहे होंगे ये सब क्या बताया जा रहा है का एक। तो अब सुनिए, अब देखिए सपोज कीजिए कि लेज़ की एक कंपनी, आप सभी लेज़ खाते होंगे। तो लेज़ में क्या है, आपको पता है लेज़ कुछ नहीं, आलू के चिप्स होती हैं। और आपको भी पता है आलू का भाव तो भैया रोज़ फ्लक्चुएट कर रहा होता है। तो और वो तो ऐसा लेज़ की कंपनी कर नहीं सकती है कि मैं अपने पैकेट को, अच्छा ठीक है आलू का दाम बढ़ गया है तो अब 5 से 7 रुपये प्रति पैकेट कर देते हैं, और अब दाम गिर गया तो चलो 4 रुपये पैकेट कर देते हैं। ये तो वो लेज़ कंपनी कर नहीं सकती है। तो इस कारण से लेज़ कंपनी क्या करती है, करेगी, वो हेजिंग करना चाहेगी। ये सारे कॉन्सेप्ट हम बाद में भी डील करेंगे, अभी मैं बस आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ। तो वो ये क्या करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आपसे आलू आज भी खरीदूंगा, पर मैं कुछ आलू 10,000 केजी सपोज कीजिए आलू मैं आपसे 6 महीने बाद खरीदूंगा इस पार्टिकुलर प्राइस पे। अब वो प्राइस 6 महीने के बाद ज़्यादा है या कम है, ये बाद में डिस्कस किया जाएगा, इसमें क्या होते हैं, कैसे प्रॉफिट है, लॉस है। पर अभी क्या होता है, इससे इतना तो फिक्स हो गया कि अब उसका कॉस्ट प्राइस जो है लेस कंपनी फिक्स कर पाई है। और चूंकि वो 6 महीने के बाद का डेट दिया है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने अभी तुरंत ट्रेड नहीं उठाया। तो यही चीज़ें होती हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में। ये काफ़ी ज़्यादा आपको रोचक और मज़ेदार टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी पैसे भी कमाए जाते हैं। तीसरा मार्केट है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप जो है अलग अलग कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं। मतलब कि आप मेटल्स में अगर ट्रेड करना चाहें तो सोना, चांदी, जिंक, लेड, आप काफ़ी सारे एल्युमिनियम, कॉपर, बहुत सारे हैं जिसको कि आप ट्रेड कर सकते हैं। वहीं साथ ही साथ आप काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी ट्रेड करते हैं, जैसे कार्डमम हो गया, कॉटन हो गया। तो ये सारे के सारे जो है कमोडिटी मार्केट के अंदर आते हैं, जो कि एमसीएक्स पर ट्रेड होते हैं। और चौथा, और इंडिया में कम से कम एटलीस्ट बहुत कम जो है ट्रेड किया जाने वाला मार्केट है करेंसी मार्केट, जिसे हम फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम करेंसीज पेयर को ट्रेड करते हैं। आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर पे सुनते भी होंगे या कहते ये लोगों को सुना भी होगा, रुपया काफ़ी नीचे गिर गया है, $1 बराबर 70 रुपये अभी चल रहा है, 74 रुपये चल रहा है, 50 रुपये चल रहा है। या फिर जो है और अलग अलग करेंसी पेयर्स के अलग अलग रेट आपको जो पता है जाते हैं, वो कैसे पता चलता है, वो यही करेंसी
मार्केट से डिराइव किया जाता है। आप कहेंगे इसका हमें क्या फ़ायदा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा या सबसे बड़ा उपयोग जो है इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स को होता है कि अगर वो इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं और करेंसी के रेट में काफ़ी फ्लक्चुएशंस हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने प्रॉफिट पे सामान बेचा था, पर करेंसी एक्सचेंज होने के बाद हो सकता है उन्हें लॉस लग सकता है। इस कारण से वो इस मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक और मार्केट होता है स्टॉक मार्केट के अंदर जहाँ पे बॉन्ड्स ट्रेड किए जाते हैं, पर ये एक अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम काफ़ी अलग चीज़ों को जानते हैं। इस कारण से चलिए ये हमारे सीरीज़ का भी पार्ट भी नहीं रहेगा, हम इस पर कभी और डिस्कस करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस पर एक दूसरा सीरीज़ बनाएंगे। तो अब कहिएगा कि जो है स्टॉक मार्केट में ये जो ट्रेड हो रहा होता है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए बहुत लोग तो कहते हैं इन्वेस्ट होता है, आप कह रहे हैं कुछ लोग ट्रेड भी करते हैं, ये क्या है? तो बेसिकली देखिए, इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जो है माल खरीदा और लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए रख के सो गए। बाद में जब प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, उनको लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं। जनरली वो एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए ट्रेड करते हैं, यानी कि सामान लिया 3 से 5 साल के लिए छोड़ दिया। ऐसे वो स्टॉक्स के केस में करते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट से ट्रेड करके पैसा मंथली इनकम कमाते हैं और उससे उनका घर चलता है, तो वो तो 3 साल 5 साल के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। वो ऐसे लोग क्या करें? ये ऐसे लोग ट्रेडर कहलाते हैं। ट्रेडर जनरली दो किस्म के होते हैं, जहां आप देख सकते हैं। एक हेजर्स कहलाते हैं, या अमेरिकन शब्दों में कहूँ तो कमर्शियल्स। दूसरे स्पेकुलेटर्स और नॉन कमर्शियल्स। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों को अलग अलग रंग क्यों दिया है, एक को ग्रीन किया है, एक को लाल किया है। क्योंकि ये कलर एक्चुअली डिनोट भी यही चीज़ कर रहा होता है। ये आपको डिनोट कर रहा है कि ये लोग ज़्यादातर प्रॉफिटेबल होते हैं मार्केट में, जबकि स्पेकुलेटर्स या नॉन कमर्शियल्स जो है लॉस करते हैं। स्पेकुलेटर का मतलब क्या होता है? सट्टेबाज, जिन्हें कोई भी चीज़ पता नहीं है, पर कहीं से कुछ सुन लिया या उनको मन है कि उनको लग रहा है कि ये चीज़ स्टॉक ऊपर जाएगा, ये पार्टिकुलर कमोडिटी या डेरिवेटिव जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो उस पर एक सट्टा खेलते हैं, कोई भी एनालिसिस नहीं करते हैं। दूसरा नॉन कमर्शियल्स, जिनका कि कोई लेना देना नहीं है, पर वो एनालिसिस किया है मार्केट से और प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, पर काफ़ी केसेस में होता है एनालिसिस के बाद भी उन्हें लॉस लगता है। और ये हेजेस और कमर्शियल्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये कौन होते हैं? ये होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े ये क्या कहता है कंपनीज, जिन्हों का अपना एक बिजनेस है। वो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के लिए नहीं है, पर अपने बिजनेस को लॉस में से बचाने के लिए होते हैं। और जो लोग लॉस से खुद को बचाना चाहते हैं, वो अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में। अब आप कहोगे कैसे? तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि जो है आपके पास रिलायंस है की कंपनी, रिलायंस के कंपनी के मालिकों को या उनके जो एनालिस्ट होंगे, उनको एक ज़्यादा अच्छा बेहतर व्यू होगा उनके पास कि जो एक अच्छा क्रूड ऑयल के भाव ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं, और वो उस हिसाब से हेज करते हैं। नो डाउट वो भी कभी गलत हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार हेजर्स या कमर्शियल्स पैसे बना के ही जाते हैं, पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर समय हेजर्स और कमर्शियल्स ही ज़्यादा पैसे बनाते हैं। आप कहोगे कि इस तरीके से हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं ट्रेडर्स को? क्योंकि यही एक तरीका होगा जिसे हम अपने आगे के एनालिसिस में यूज़ करेंगे, जिसे हम स्मार्ट मनी बोलेंगे, और हम उसे ही ट्रैक करेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ही जान रहे हैं कि ट्रेडर्स दो तरीके के हैं, हेजर्स और स्पेकुलेटर्स, और उन दोनों का एक आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज हम जान रहे हैं। और तो ये हेजर्स हैं या फिर जो है स्पेकुलेटर, ये नॉन कमर्शियल्स एनालिस्ट हैं, ये लोग किस तरीके से जो है कोई भी प्राइस को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है यहाँ पे खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। तो ये करते हैं दो तरीके के एनालिसिस पे। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। नो, पर फंडामेंटल एनालिसिस जो है हमारे सीरीज़ का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि उसके अपने लिमिटेशंस भी, अपने एडवांटेज भी हैं। बट उसको करने के लिए हमें जितने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उतने रिसोर्सेज एक आम इंसान नहीं जुटा सकता है। उसके पास उतने रिसोर्सेज जुटा पाना काफ़ी मुश्किल काम है, ये बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हाउस करते हैं। पर हाँ, टेक्निकल एनालिसिस के भी अपने एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज, इसे कोई भी कर सकता है, कारण इसके काफ़ी सारे टूल्स फ्रीली अवेलेबल हैं। इस कारण से इसे एक रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल करने का मतलब एक इंडिविजुअल भी कर सकता है। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप सेम एनालिसिस ऑलमोस्ट किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप स्टॉक, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, फॉरेक्स कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। पर हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस अलग हो जाते हैं। तो चलिए, हम आज से हमारा कोर्स ही एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे है, ये पूरा कोर्स। तो हम पहले टेक्निकल एनालिसिस को ही सीखना शुरू करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या है? बेसिकली दो पार्ट होंगे टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के। यहाँ पे आपके पास एक ड्राइंग टूल्स का एरिया होता है, एक
टेक्निकल इंडिकेटर्स होता है। और मैं आपको बता दूं अभी कि 80 to 90% इंडिविजुअल ट्रेडर टेक्निकल इंडिकेटर पे रिलाई करते हैं, ना कि ड्राइंग टूल्स पे, जिसके कारण वो ज़्यादा लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर को इस्तेमाल करना काफ़ी ईजी होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, नो स्पेशल एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड। इस कारण से लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि ड्राइंग टूल्स को इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये एक्सपीरियंस से आता है, तो लोग इसे कम फोकस करते हैं और जिसके कारण उन्हें लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। पर आप कहोगे, जब अगर टेक्निकल इंडिकेटर से सब लूज करते हैं, ये इंडिकेटर बनाता कौन है? इसे एल्गो ट्रेडिंग में अगर यूज़ किया जाए तो काफ़ी फ़ायदा जनरेट होता है, जिसके कारण इसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं। और कुछ जनरल आपको जो है मोस्ट वाइडली नोन इंडिकेटर हैं, RSI, VWAP, SMA, EMA, MACD और बहुत सारे, जिसमें ऑलमोस्ट हम 100 से भी ज़्यादा इंडिकेटर इस कोर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास ड्राइंग टूल्स हैं, जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर यूज़ करते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल ड्राइंग टूल्स में महारत हासिल करता है, तो एटलीस्ट मेरा मानना है कि वो इंडिविजुअल, वो ट्रेडर काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा बनिस्बत उन लोगों के जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर पर रिलाई करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम टेक्निकल इंडिकेटर पर रिलाई नहीं करेंगे, हम दोनों पे ही यूज़ करेंगे। हम कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स या फिबोनाची, गैन थ्योरी, हम सब सारे के सारे ड्राइंग टूल्स के साथ हम टेक्निकल इंडिकेटर को भी यूज़ करेंगे, पर उसे एज अ कंफर्मिंग सिग्नल यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसके बेसिस पे ही सिर्फ अपना ट्रेड लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने investing.com का चार्ट खोला है। हाँ, मैं एक चीज़ और भी कंफर्म कर दूँ, इस सीरीज़ के दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करूंगा या उन्हीं रिसोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा जो कि कम्प्लीटली फ्री हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं और कहीं से भी उसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। वैसा ही एक साइट है investing.com। काफ़ी लोग tradingview.com भी यूज़ करते हैं, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो चाहें आप अपने पसंद का कर सकते हैं। मैं बस आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि ये चार्ट कैसा लगता है। तो आप जब कोई भी स्टॉक या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चार्ट जब भी खोलते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे एक होता है, ये जो बटन होता है, ये इंडिकेटर का बटन है। आप जब इसे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास सारे इंडिकेटर्स की लिस्ट आ जाएंगी। ये पूरे ड्राइंग टूल्स का एरिया है, जहाँ से आप अलग अलग चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, पर करते किसमें, चार्ट पे। और जो आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाल और हरा काफ़ी सारे कैंडल्स दिख रहे हैं। मैंने आपको मार्क भी कर दिया है कि इन्हें कैंडल्स कहा जाता है। पर आप तो सोच लोगे कि बचपन से हमें हिस्टोग्राम पढ़ाया गया है, लाइन चार्ट पढ़ाया गया है, बार ग्राफ पढ़ाया गया है, हमें पाई चार्ट पढ़ाया गया है, पर ये कैंडलस्टिक चार्ट तो पढ़ाया नहीं गया है। तो अब करें क्या? कैंडलस्टिक चार्ट तो हमें आते ही नहीं है, तो इसे ट्रेड कैसे करें? तो जी हाँ, हम अपने कोर्स में सबसे पहले कैंडलस्टिक क्या होते हैं, उसके चार्ट्स कैसे पढ़ने चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर हम इंडिकेटर्स और ड्राइंग टूल्स को एक साथ यूज़ करेंगे और अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाएंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स या जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, वो लोग प्रॉफिट कमा सकें अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करके। आप सोच रहे होंगे कि अभी एकाएक ये सीरीज़ क्यों बना रहे हो? तो पहली बात तो फ्री प्लेटफॉर्म जितने भी है, वहाँ पे मैंने पाया है कि काफ़ी क्रेडिबल कंटेंट्स की मात्रा बहुत कम है, क्वांटिटीज़ बहुत कम है क्रेडिबल कंटेंट्स की। काफ़ी सारे लोगों को ये वीडियोज़ मैंने देखे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि कहते हैं आप ये एक पार्टिकुलर स्ट्रेटजी आपको पैसे बना के दे देगी, आप 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी और समथिंग लाइक दैट, जो कि एकदम गलत है। और दूसरी बात ये कि मेरा भी काफ़ी जो है बैड एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में इन ऐसे लोगों के साथ या इवन पेड प्रोग्राम्स के साथ। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग को भी ये कठिनाई फेस करनी पड़े। और तीसरी चीज़ जो कि आपको कह सकते हैं कि मैं भी इस लॉकडाउन से बुरी तरीके से बोर हो चुका हूँ, जिसके कारण मेरे पास कुछ करने के लिए अभी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों की मदद की जाए। हमारी तरफ से एक पहल है, आप इसे जितना प्यार दीजिएगा हमें उतना अच्छा लगेगा। थैंक यू।